गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कुछ लास्ट वीडियोस बनाई हैं, उन पर लगातार जो है आप लोगों के कुछ कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं। काफी कमेंट्स के मैं आंसर दे पाई हूँ, बट कमेंट्स की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। इस वजह से जो है मुझसे मैनेज नहीं हो पाया कि मैं पर्टिकुलरली हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। बट मैंने आपके सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी को कवर अप करने की कोशिश की है। ये जो वीडियो है इस पर मेन फोकस रहने वाला है कट ऑफ पर, कि कट ऑफ कितनी जाएगी, स्टेट वाइज जाती है कट ऑफ। अभी तक काफी कैंडिडेट्स को, तो काफी क्या मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये ही नहीं पता है। इवन यूट्यूब चैनल पर भी किसी को ये नहीं पता है कंप्लीटली कि कैसे जीडीएस की कट ऑफ डिसाइड होती है। आखिर ये जो है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है, जीडीएस की कट ऑफ को डिसाइड करना। बट मैं इसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वर्किंग हूँ एज अ पोस्टल असिस्टेंट और डिवीजन ऑफिस में काम करती हूँ। हमारे थ्रू ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी होता है। तो ये जो जितना भी एस्टेब्लिशमेंट एंड रोस्टर का काम रहता है जीडीएस सेक्शन का, ये भी हमारे ऑफिस के थ्रू होता है, डिवीजन ऑफिस के थ्रू। तो इसमें मैं जहां तक हो सकता है आपकी हेल्प कर पाऊंगी, एंड जितना भी मुझसे हो सकेगा वो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, और इसमें सभी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। जितने मुझे लगता है कि हाँ, इन क्वेश्चंस के जवाब देना बहुत ही जरूरी है, आप सभी के लिए जानना भी जरूरी है, तो उनके क्वेश्चंस के, वे सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या फिर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, और अगर एंड तक जाते जाते वीडियो आपको अच्छा लगता है तब जाकर आप अपने ऑफिशियल्स ग्रुप में या फिर अपने कलीग्स के साथ, जो ऑफिशियल कलीग्स हैं आपके, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल है कि क्या सच में मैडम रिजल्ट आ गया है। बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है, बट कहीं पर कोई भी इसके रिगार्डिंग मतलब कि ठोस सबूत नहीं मिल रहा है, एविडेंस कुछ नहीं है, बट बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पर कि रिजल्ट आ गया। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया है। 3 मार्च के बाद ही रिजल्ट आएगा, 3 मार्च को या फिर उसके 3-4 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट डेट आपको हमने दी है और इन्हीं के अंदर अंदर रिजल्ट आएगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और बार बार आलतू फालतू की वीडियो मत देखिए कि हाँ अब इनकी देख ली, अब इनकी देख ली, अब इनकी देख ली। सब अलग अलग बताएंगे और आपका जो है माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, भेजा फ्राई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज रिसीव हुए कि क्या मैडम सच में मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, क्या उनके पास मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं? तो फ्रेंड्स, उनको मैं बताना चाहूंगी कि अभी किसी के पास भी मैसेज नहीं आया है, क्योंकि जब रिजल्ट ही नहीं आया है तो मैसेज कैसे आ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये सब आपको पागल बनाने वाली बात है, आपको बहकाने वाली बात है, आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अभी किसी के पास भी मैसेज नहीं आया है। जिनके पास मैसेज आया उनसे पूछिए कि क्या मैसेज आया है, दिखाइए, हमें प्रूफ दिखाइए। क्योंकि जब मैसेज आए नहीं है तो कोई प्रूफ क्या दिखाएगा। दिखाएगा भी तो कोई प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका दिखा सकता है, फेक दिखा सकता है। बट फ्रेंड्स, अभी तक मैसेज किसी के पास भी नहीं आएगा। और मैं बता देती हूँ कि मैसेज कब आता है, जब आपका जो है फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होती है। वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है। इधर उधर फालतू में भागने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें लिस्ट नहीं मिल रही है, अपने सर्कल की लिस्ट नहीं मिल रही है, अपने स्टेट की। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको लिस्ट डाउनलोड करनी है। बहुत ही इजी वे में आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के एंड तक जाते जाते लिस्ट डाउनलोड करना भी आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और बात करते हैं कि क्या मैसेज आया है। नहीं, बिल्कुल भी किसी के पास भी मैसेज अभी नहीं आया है। मैसेज तभी आएगा जब आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। उससे कुछ घंटे, जब रिजल्ट जारी होगा 1-2 घंटे पहले मैसेज आ सकता है, या फिर उसके बाद मैसेज आएगा। मतलब कि ये प्रोसेस रहता है मैसेज, जैसे कि वो पूरे सिस्टम जो है सभी के पास मैसेज जिन जिनके पास भेजना है वो लगाकर जो है छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे सबके पास चला जाता है। जैसे सैलरी मैसेज सबके पास आता है, तो सबके पास एकदम से तो नहीं आता ना, धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन जाती है। या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम रहती है, जैसे पीएम किसान योजना समझ लीजिए, उसके थ्रू हर जो है 3 महीने में, हर 4 महीने में पीएम किसान के खाते में जो है 2000 रुपए भेजते हैं। ठीक है, तो वो एकदम से तो सबको मैसेज रिसीव नहीं होता ना, मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एक दिन के अंदर जैसे सभी को मैसेज रिसीव हो जाते हैं। बट इंस्टेंटली नहीं होते कि हाँ एकदम से सभी लोगों को मैसेज मिल गया। कुछ सेकंड्स का डिफरेंस हो सकता है, कुछ मिनट्स का डिफरेंस हो सकता है।
तो आपको जो है जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होगा उसके 1-2 घंटे पहले या तो मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मैसेज रिसीव होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी जो सर्कल्स हैं, जितने भी स्टेट है अपने, मतलब कि जैसे अपना पूरा भारत 23 सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है डाक विभाग ने, तो क्या सभी का जो रिजल्ट है वो अलग अलग आएगा या एकदम से आएगा? देखिए मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली कि पहले अलग अलग आता था, सर्कल वाइज रिजल्ट आता था, लेकिन अभी जब से ये ऑनलाइन होने लगा है तो ऑनलाइन होने के बाद से सभी का रिजल्ट जो है सेम टाइम पर आता है, मतलब A1 गो में रिजल्ट आएगा आपका। इसी बार से ये डिसाइड हुआ है कि अब से जो है 1 गो में रिजल्ट आएगा, मतलब पूरे 23 सर्कल्स का एक बार में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सभी सर्कल्स की पीडीएफ जो है आपको एक साथ ही मिल जाएगी, ऐसे अलग अलग सर्कल्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी किस किस के पास मैसेज आए हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे जो मैसेज की बात की जा रही है कि हाँ मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपके पास कोई भी मैसेज आया है, और आप वो मैसेज भी हमें सेंड कर सकते हैं अगर है तो, क्योंकि मेरे को पता है मैसेज आए नहीं है तो कोई सेंड क्या करेगा। तो फ्रेंड्स आप श्योर रहिए, मेरे को पता है कब मैसेज आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। मैसेज अभी किसी के पास भी नहीं आया है और ना ही अभी आने वाला है, जब तक कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए कि मेरा जो है मोबाइल नंबर खो गया है या फिर ईमेल जो है फॉरगेट हो गई है। तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपका ईमेल फॉरगेट हो ना हो, लेकिन आपका मोबाइल नंबर बहुत जरूरी चीज है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला है मोबाइल नंबर, वो आपके लिए ले जाना भी मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और आपके पास होना भी जरूरी है, क्योंकि उसी पर आपका मैसेज भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैसेज नहीं भी आता है इनकेस, तो आपको साइट से भी अपडेट रहना है, और कब रिजल्ट आ रहा है इस न्यूज से भी अपडेट रहना है, जिससे कि अगर आपके मोबाइल फोन पर मैसेज नहीं आ पाता है तो आप ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल पर जाकर जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सर्कल वाइज लिस्ट आती है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, मतलब कि जो लिस्ट है वो ऑल इंडिया की एक ही लिस्ट आएगी या सर्कल वाइज आएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो लिस्ट है वो सर्कल वाइज अलग अलग आएगी, जैसे यूपी की अलग आएगी, दिल्ली की अलग आएगी, बिहार की अलग, और राजस्थान की अलग, हरियाणा की अलग, मतलब हर स्टेट की अलग अलग लिस्ट बनेगी, अलग अलग लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में आपका नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो इस टाइप से आपका जो आपने डिवीजन जो है डाला है और जो आपको अलॉट हुआ है वो डिटेल्स जो है रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक बंदे का क्वेश्चन था कि मेरी जो है मेडिकल आई विजन जो है प्रॉब्लम है, मतलब आई विजन में, तो क्या मेरे को मेडिकल में बाहर निकाल देंगे? तो फ्रेंड्स आपको मेडिकल में बाहर नहीं निकालेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मेडिकल नहीं होता है कि आपको बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल जो मेडिकल होता है वो होता है जैसे बीपी चेक हो जाएगा आपका, ईसीजी होगा, इस टाइप से जो है जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सरे होता है एक, एंड ये पूछा जाता है कि आपको कोई सीवियर इलनेस तो नहीं है, पहले कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं हुए हैं आप, इस टाइप से कुछ पूछे जाते हैं और कुछ चेक्स किए जाते हैं आपके, जैसे शुगर लेवल, यूरिन टेस्ट वगैरह आपका किया जाता है। बाकी मतलब कि ज्यादा डीपली नहीं होता है आपका मेडिकल। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको स्पेक्स लगे हैं तो भी आप इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे, मेडिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अब बात करते हैं कि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे रिसीव हो रहे हैं कि कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि मैडम मेरे 54% है, मेरे 61% है, 82% है, 95% है, 99% है, 10 से जीपीए है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। वो अपना स्टेट का नाम भी लिखकर भेज रहे हैं और परसेंटेज भी लिखकर भेज रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, जो आपका ये सिलेक्शन रहता है जीडीएस का, वो सर्कल वाइज आपकी मेरिट नहीं जाती है, मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूपी की कितनी मेरिट जाएगी, दिल्ली सर्कल की कितनी मेरिट जाएगी, हरियाणा की कितनी मेरिट जाएगी, राजस्थान की कितनी मेरिट जाएगी, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपका सिलेक्शन किस हिसाब से होता है वो मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। समझ लीजिए आप बंदे हैं और आपने जो है, आपको क्या करना होता है, एक ही डिवीजन के 10 प्रेफरेंस दे सकते हैं आप, उससे ज्यादा प्रेफरेंस भी नहीं दे सकते हैं, और एक डिवीजन से ज्यादा भी प्रेफरेंस आप नहीं दे सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, समझ लेते हैं कि आपने ए नाम से कोई डिवीजन फिल किया है, ठीक है, और आपकी है 95%, ठीक है, और उसी में जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने और भी फॉर्म फिल किए हैं जिनकी आपसे ज्यादा परसेंटेज है या फिर सीजीपी है, जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। एंड
ब्रांच ऑफिस है जहां पर जो है एक बंदा है जिसने कि 90% पे मतलब कि फॉर्म फिल किया है, एंड अदर जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके 90% से भी कम है या फिर 91-92% है। बट जो ए वाले के थे उसमें 95% भी थे, 10 CGPA भी था, 98% भी थे। तो फ्रेंड्स इस चीज पे डिपेंड करता है कि किस डिवीजन में जो है कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने कैंडिडेट्स ने, एंड कितनी कितनी उनकी परसेंटेज है। कंप्लीटली जो है इस पर डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी गई है। मेरिट कभी भी सर्कल वाइज नहीं जाती है, मेरिट जाती है ब्रांच ऑफिस वाइज। मतलब एक डिवीजन में भी अलग अलग ब्रांच ऑफिस की मेरिट एक तरह से अलग अलग होती है, इसलिए आपको पता ही नहीं चल पाता है कि किस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है और किस हिसाब से मेरिट गई है। और यूट्यूब पर भी आपको ऐसे ही पागल बनाया जाता है कि 54% वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, 39% वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, इनसे बचिए आप। देखिए इस बार थोड़ी वैकेंसी ज्यादा है लास्ट टाइम से, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग तो जो है 75% से अगर आपके कम मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है काफी। एंड वो डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रांच ऑफिस के लिए एंड किस डिवीजन में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। देखिए कुछ स्टेट्स में आपको बता देती हूँ जहां पर 80% से कम वाले लोगों का भी सिलेक्शन नहीं होगा, जहां पर हमेशा जो है 95+ ही कट ऑफ जाती है। जैसे यूपी हो गया, 95% से कम पर बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, 95 भी बहुत दूर की बात है अगर हो जाता है तो, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ये जितने भी सर्कल्स हैं यहाँ पर 90% से कम वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एक तरह से, मतलब कि मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, जो ट्रू है वो ट्रू है। तो आपका अगर इससे कम है तो आपको सिलेक्शन लेना काफी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, ठीक है। एंड बात करते हैं कि कहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपकी परसेंटेज 80% तक है या फिर 75% प्लस है। 75% हालांकि काफी कम हो गया, बट फिर भी एक बार को मान लेते हैं 75% प्लस अगर आपके हैं तो आपको जैसे नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ के स्टेट्स में भी वो डिविजन्स जो कि हाईली इंक्लाइंड एरियाज में है, मतलब प्लेन एरिया नहीं है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि उत्तराखंड गए आप, ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून हो गया, तो देहरादून में जितने भी बीओ होंगे वहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी एज कम्पेयर टू अगर आप ऊपर चले जाते हैं, गढ़वाल में चले जाते हैं या फिर ये टिहरी वगैरह चले जाते हैं, पोखाल चले जाते हैं, इस टाइप से जो ये स्टेट वो सॉरी डिविजन्स हैं यहाँ पर। मतलब कि जो प्लेन एरियाज है जहां पर कंफर्टेबल है सभी कैंडिडेट्स रहने के लिए, वहां पर कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है अगर हम नॉर्थ की बात करें तो। और जो कुछ हिली एरियाज हैं, ऐसे एरियाज जहां पर रहना थोड़ा टफ होता है, वहां पर कट ऑफ जो है कम जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे रहता है कट ऑफ का सीन, इसलिए कट ऑफ जो है सर्कल वाइज आपको बता पाना कि हाँ मैडम कितनी कट ऑफ जाएगी या फिर मेरा इतना परसेंटेज है, इस पर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखिए ये बताना बिल्कुल मुश्किल है और ये आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। और अगर कोई बता रहा है तो वो सरासर आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई है ये। आपको वो सही नहीं बता रहा है, सिर्फ वो अपना बेनिफिट देख रहा है, आपका बेनिफिट नहीं देख रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन रूमर्स से बचिए, अगर कोई आपको कट ऑफ बता रहा है तो वो बेकार की बातें हैं। कट ऑफ ऐसे कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कट ऑफ ब्रांच ऑफिस वाइज बनती है। और यार आप देखो कि हमारे ऑल इंडिया लेवल पर कितने ब्रांच ऑफिस होंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक डिवीजन रहता है, एक डिवीजन में ही 300-400 के आसपास भी ब्रांच ऑफिस हो जाते हैं, और कितने तो डिवीजन होंगे, एक सर्कल में इतने सारे डिवीजन होते हैं। एंड फिर ऑल इंडिया लेवल पर कितने डिविजन्स होंगे एंड उन डिविजन्स में कितने ब्रांच ऑफिसेस होंगे, तो इसका अंदाजा लगा पाना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। इसलिए मैं बता रही हूँ कट ऑफ के फंडे में मत पड़िए, बस आप ये ध्यान दीजिए कि हाँ ठीक है सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो अगले साइकिल में जो है आप ट्राई कर लेना, या फिर अभी और भी लिस्ट आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट लिस्ट ही आती है। फर्स्ट लिस्ट के बाद भी सिलेक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है एक तरह से, जब फर्स्ट लिस्ट आपकी आ जाएगी ना, ऐसे ही मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे कट ऑफ गई है, इस डिवीजन में इस बीओ की इतनी गई है, इस बीओ की इतनी गई है, तो नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसमें क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा इतने परसेंटेज वालों का या नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ एक ही लिस्ट से जो है पूरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है जीडीएस का। जैसे जैसे कुछ जीडीएस भाई बहन ऐसे होते हैं कि उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो वो कहीं और चले जाते हैं, वो इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर कुछ को लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको पता ही नहीं चलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, इसलिए वो टर्न अप भी नहीं हो पाते हैं, वहां पर जा ही नहीं पाते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
या फिर जितने भी रिजाइन देते हैं एंड टेक्निकल रिजाइन देते हैं, या जितने डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू दूसरी पोस्ट पर चले जाते हैं, जैसे जीडीएस से एमटीएस का एग्जाम पास करके चले गए, जीडीएस से पीए का एग्जाम पास कर लिया, जीडीएस से पोस्टमैन का एग्जाम पास कर लिया, तो जो ये वैकेंसीज क्रिएट होती हैं ये फिल की जाती हैं, मतलब कि इसी के मतलब ये जो रिक्रूटमेंट रहती है जीडीएस की, इसी के द्वारा ये वैकेंसीज फिल की जाती है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि मेरे अभी बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि काफी लेट नाइट हो रहा है और पूरे दिन की भी थकान रहती है और रात भर की भी थकान रहती है, बट मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि दिन में तो ऑफिस का भी बहुत सारा काम रहता है, इसलिए मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, तो मैंने सोचा है कि पहले आपके लिए वीडियो बना देती हूँ एंड उसके बाद ही मैं अपना घर का काम करूँ, बेबी को भी संभालना होता है एंड अदर भी बहुत सारे काम रहते हैं, तभी मैं अपना काम करूँ एक बिल्कुल फ्री होकर के, क्योंकि नहीं तो मेरे माइंड में फिर टेंशन रहती है, अरे वीडियो बनानी है, और फिर घर के काम में एक बार उलझ जाओ ना, तो फिर ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक तो मतलब थकान सी भी हो जाती है और फिर मन नहीं करता है बनाने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अभी ऑफिस से आई थी, मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को अपलोड करने में भी टाइम लगता है, एडिट वगैरह करने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट्स ने पूछे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, हो सकता है आपका भी कोई उसमें क्वेश्चन हो, तो देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट मैं आपको बता देती हूँ उनके आंसर्स। अभी मैं ऑफिस से आ रही थी, तो मैंने रास्ते में ही स्क्रीनशॉट लेके रखा था कि क्या क्या बताना है। मैंने आई विजन वाला तो बता दिया है कि अगर आपकी आईज में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है तो वो चल जाएगी, उसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। फिर मैंने ये भी कवर कर लिया है कि मेरी परसेंटेज इतनी है, 96.14% जनरल कैटेगरी है, वेस्ट बंगाल से हूँ, जीडीएस के लिए अप्लाई किया है, क्या मेरा हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ का मैंने क्लियर कट आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी नहीं है, बट आपको कंप्यूटर नॉलेज होना मैंडेटरी है कि हाँ, आपने जो है कंप्यूटर की आपको नॉलेज हो, कंप्यूटर चलाना आता हो। ठीक है, ये आपको चाहिए, अदरवाइज ना तो आपको टाइपिंग की जरूरत है, ना ही आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत है। लेकिन इतना मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप लेकर जरूर जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैडम, मेरा 10th जो पासिंग ईयर है वो गलत हो गया है मिस्टेकनली, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको जो है करेक्शन विंडो भी दी गई थी, आपको करेक्शन करने का टाइम दिया गया था 17 से लेकर 19 फरवरी तक, और 4 स्टेट्स तो ऐसे थे जिनको 25-26 का भी टाइम दिया गया था करेक्शन करने का, फिर भी आपने करेक्शन नहीं किया है, तो इसमें डिपार्टमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट ही समझा जाएगा, इसलिए आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और एक बंदा पूछ रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या ले जाना जरूरी है? देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है ले जाना, लेकिन अगर आपके पास है तो उससे थोड़ी आपकी हेल्प हो सकती है, आप लेकर जरूर जाइएगा। ऑथेंटिक मतलब कि आपका ऑथेंटिकेशन हो सकता है कि हाँ, आप इसी स्टेट के रहने वाले हैं, तो उनको जो है अदरवाइज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़्यादा डीपली वो फिर चेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी रहेगी, सिर्फ इतना ही फायदा होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं है ले जाना, बट आपके पास है तो जरूर लेकर जाइएगा। मैम, मेरा एप्लीकेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, बट मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट और बीपीएल राशन कार्ड है, मुझे डीवी में फेल कर दिया जाएगा क्या? तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 15-20 दिन में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है, और अभी इतना सफिशिएंट टाइम आपके पास है, तो आप चाहें तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में भी हो सकता है 3 से 4 दिन भी लग जाए, और आफ्टर दैट आपको 15 दिन का टाइम भी दिया जाएगा, और जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम भी आ जाए, हो सकता है सेकंड लिस्ट में नाम आए, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ के लिए फॉर्म फिल किया है। तो फ्रेंड्स, आप जो है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपका बनकर नहीं भी आएगा तो भी आप थोड़ा टाइम मांग सकते हैं, एप्लीकेशन फिल करके दे देना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में ही हो जाता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट अभी बन के आ जाएगा 2-4 दिन में, तो मैं सबमिट कर दूंगा, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैम स्टेट का भी चल जाएगा क्या? कास्ट सर्टिफिकेट मैंने अपनी स्टेट से ही फॉर्म फिल किया है। हाँ ठीक है, स्टेट का भी चल जाएगा और सेंटर का भी चल जाएगा, इसमें कोई इतना आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आप लेकर के जाइएगा। ओके गाइस, अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ, कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि जिनको असुविधा हो रही है, इनकन्वीनियंस फेस कर रहे हैं वो ये डाउनलोड करने में एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने भरा है,
तो फ्रेंड्स उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, देखिए अब आप उसको प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, अगर आप तभी उसका पीडीएफ बना लेते हैं। जैसे प्रीव्यू का ऑप्शन आता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ना, फाइनल सबमिट करने से पहले आपके पास आता है प्रीव्यू का ऑप्शन। जब आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ खुलकर आपके सामने आ जाती है, तो उसको आप सेव कर सकते थे अपने फोन में या फिर कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, जिससे भी आपने फिल किया है फॉर्म, वहां पर आप उसको सेव कर सकते थे एंड देन इन फ्यूचर आप कभी भी प्रिंट निकाल सकते थे। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो अब आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब उस प्रिंट की कहीं आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस इतनी हेल्प हो जाती है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रिंट आउट ले जाते हैं तो फिर उनको आसानी हो जाती है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उनको सिर्फ आसानी होती है, बाकी आपका इसमें कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला है, इसके लिए ज्यादा चिंता मत करो यार, ठीक है। एंड ये तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नहीं हो पाया, प्रिंट नहीं हो पाया है, इस पर तो भरमार लगी हुई है क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स आई होप ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स जो है मैं आपको दे पाई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप दोबारा कमेंट्स कर दीजिए। अभी तो मेरे को इतना ही लगा, जितने भी मैंने कमेंट्स देखे इनका आंसर्स देना ज्यादा जरूरी लगा, तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने आपको ये आंसर्स दिए हैं। और होपफुली देखते हैं फिर कल 3 मार्च है, आपका जो रिजल्ट है वो आता है कि नहीं आता है। वैसे मतलब पॉसिबिलिटी है कि 3 मार्च को भी आ जाए, बट अगर 3 मार्च को नहीं आता है तो 3 मार्च के 2-3 दिन बाद के अंदर अंदर आपका आ जाएगा रिजल्ट, श्योरली आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लो। और बाकी मैं जॉब के बारे में बता देती हूँ यार, जॉब अच्छी है। मतलब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे कमेंट्स भी कर रहे थे कि मैडम क्या जीडीएस की जॉब जो है अगर हमें मिल जाती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक, तो क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको इन फ्यूचर भी पढ़ाई करनी है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको आगे पढ़ाई करनी है तब भी आप ज्वाइन कर लो, नहीं करनी है तब भी आप ज्वाइन कर लो, लेडीज हो तो भी ज्वाइन कर लो, जेंट्स हो तो भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि जॉब अच्छी है और 4 ही घंटे की जॉब है, ठीक है। कहीं कहीं पर 5 घंटे की है, बट अगर 5 घंटे की है तो सैलरी भी फिर ज्यादा है 5 घंटे वाली है, ठीक है। 4 घंटे के हिसाब से सैलरी भी आपकी अच्छी है, और मेन बात यह है कि आपके जो प्रमोशन चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप जो है एक ऑफिसर रैंक तक जो है इसमें जा सकते हैं। वैसे तो हमें गवर्नमेंट फॉर्म भर के जो है इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कोचिंग करते हैं, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, बट मेरे को तो ये सबसे अच्छा लगा। बट मुझे डिपार्टमेंट में आने के बाद ही पता चला कि ये भी एक ऑप्शन था कि हम जीडीएस बन सकते थे पहले, जीडीएस के थ्रू फिर प्रमोशन एग्जाम दे के लग सकते थे। अदरवाइज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भर्ती होके आए हैं, इतनी मेहनत करी है, इतना दिमाग खपाया है यार, तो उससे तो अच्छा ऑप्शन था ना कि कम एज में जॉब लग जाती, कमाने भी लगते कुछ, और फिर प्रमोशन के थ्रू अपना हायर पोस्ट पे भी पहुंच जाते, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। जैसे ही आप जीडीएस है तो आप 3 साल के बाद ही जो है एमटीएस बन सकते हैं, एमटीएस का पेपर दे सकते हैं, और 5 साल के बाद जो है मतलब अगर आप एमटीएस बन गए, एमटीएस के 2 साल बाद ही आप पोस्टमैन का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ही जीडीएस से एमटीएस में जाते हैं तो आपको एक पेपर पास करना होता है और वो करना होता है, टाइपिंग करनी होती है, टाइपिंग टेस्ट, ये सब इजी रहता है, हलवा सा रहता है, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं रहता। आप लोग तो इतने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर जो है भर्ती होते हो, 95% 100% लेकर के, तो यार आप लोगों के लिए ये पेपर पास करना कोई टफ टास्क नहीं है। वो तो पहले जीडीएस होते थे जिनकी काफी कम परसेंटेज होती थी और उनको जो है रिक्रूट कर लिया जाता था, उनके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना मुश्किल होता था। बट जो अभी आजकल के जीडीएस आ रहे हैं, मैंने देखा है कि काफी इंटेलिजेंट रहते हैं वो, ठीक है। उनको कोई भी काम एक बार बताओ तो वो बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास मेरे अंडर में बहुत सारे एमटीएस में काम किया है जो जीडीएस टू एमटीएस बनकर आए हैं प्रमोशन एग्जाम के थ्रू। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपका जीडीएस में हो जाता है इन फ्यूचर स्टडी के लिए भी, हायर स्टडीज के लिए भी, या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी, या फिर आप डिपार्टमेंट में ही रहकर प्रमोशन एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए भी, ये एक बेस्ट जॉब है मेरे हिसाब से। और अगर आपका हो जाता है तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छे से हो जाए और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, फाइनल एंगेजमेंट लेटर आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मैं पूरी थक चुकी हूँ अब। चलो ये आप चेंज कर लेती हूँ और कुछ काम वाम भी कर लेती हूँ घर का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। फिर लास्ट में रिक्वेस्ट है बस सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी आपको। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी,
जिंदगी में ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने के लिए तो बुढ़ापा काफ़ी है। चलो बाय बाय, टेक केयर।